हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, आप लोग ठीक हैं? अच्छा जी, चलें। मैंने विंडो शेयर की है, ठीक है? शो हो रही है विंडोज़? जी जी सर। ओके। तो अब ऑब्जेक्टिव ये था कि जो इंटीग्रल्स आप लोगों ने पहले कैलकुलेट किए हैं उनको हमने विजुलाइज करना था इन टर्म्स ऑफ द लिबैक इंटीग्रल, और साथ ही साथ देखना था कि जहाँ पे रिमान इंटीग्रल फेल होता है वहाँ पे लिबैक इंटीग्रल आप अप्लाई कर सकते हैं। गारंटी नहीं है कि लिबैक इंटीग्रल से इंटीग्रेट हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जी जी। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। हमारे इस एरिया में गुजरांवाला में ना सुबह से लाइटिंग 4 बजे की गई है, तो सारा दिन नहीं आएगी। मैं और मेरी सिस्टर जो है वो एक ही मोबाइल से क्लास ज्वाइन की हुई है हमने। अच्छा, ओहो, ओके, चलें जी। चलें फिर, ये तो इस तरह हो जाता है, कोई बात नहीं, चलें, खैर है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो इंटीग्रल का डिफरेंस है कैलकुलेट करने का, ये हमने डिफाइन तो करके देख लिया। सही है, फिर मैंने ये कहा था कि एग्जाम्पल एक है, वो आप लोग खुद करके देखें और उस पर कमेंट दें। जो वो मैंने एक लंबी सी स्टेटमेंट लास्ट टाइम बोल दी थी, मैंने कहा था आपने ये असाइनमेंट के तौर पे करके देखना है, ठीक है? तो वो चलें, वो असाइनमेंट मैं और दे दूँगा, लेकिन हमें जो है वो डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है? अब फंक्शन किधर है जो मैं डिफाइन कर रहा था उस टाइम? चलें, कोई भी एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं अभी।
तो ये वाली कैनोनिकल फॉर्म थी ना, ठीक है। इस फॉर्म को देखने में कोई इशू, ये फॉर्म को डिफाइन किया था मैंने, तो ये क्लियर है, समझ आ गई थी इसकी। एग्जाम्पल अभी भी यहाँ पे बनी हुई है। और इसके बाद एग्जाम्पल आई थी वो डिरिचलेट फंक्शन की, मेरा ख्याल है। जहाँ पे मैं कमेंट कर रहा था, ये एग्जाम्पल है। अच्छा चलें, एग्जाम्पल खुद भी बनाई जा सकती है ये वाली। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके पास कोई भी ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो कि सिंपल हो, ठीक है। एक फंक्शन जो है वो सिंपल होगा, और सिंपल होने की वजह से उसके जो हैं वो फंक्शनल वैल्यूज़ जो हैं वो फाइनाइट होगी, ठीक है। तो फंक्शनल वैल्यूज़ अगर फाइनाइट होंगी तो वो इसका मतलब है कि अगर मैं डिरिचलेट फंक्शन ले लूँ तो एक वैल्यू है फंक्शनल वैल्यू 1 और दूसरी फंक्शन वैल्यू है 0, ठीक है। तो ये क्योंकि दो फंक्शनल वैल्यूज हैं सिर्फ, तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो सिंपल है, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन सिंपल है तो फिर जो रीमान की टेक्निक है वो क्या कहती है कि आपने फंक्शनल वैल्यूज़ को लिस्ट कर देना है कि इतनी फंक्शनल वैल्यूज़ हैं। हमने लिस्ट कर दिया, एक 0 है और एक 1 है। फिर आपने हर वैल्यू के अगेंस्ट जो है उसके प्री इमेजेस के सेट फाइंड किया, यानी कि आपने फाई इनवर्स ऑफ 0 फाइंड किया अगर फाई फंक्शन है, और इसी तरह फाई इनवर्स ऑफ 1 फाइंड किया। एंड दे मस्ट बी मेजरेबल फंक्शन, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन जो आपका है वो मेजरेबल डोमेन पे है, और मेजरेबल डोमेन पे जब किसी एक फंक्शनल वैल्यू के अगेंस्ट आप उसका इनवर्स इमेज फाइंड करते हैं तो वो भी जो है मेजरेबल फंक्शन का, तो वो जो है वो भी मेजरेबल सेट रहता है, ठीक है ना। वो ये लास्ट चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट था, मेजरेबल फंक्शन। तो इसका मतलब है कि 0 फंक्शन वैल्यू अगर फिक्स की जाए तो इसका इनवर्स इमेज का जो सेट पूरा आएगा, दैट वुड बी अ मेजरेबल सेट। और इसी तरह 1 फंक्शन वैल्यू जब फिक्स की जाए तो इसका जो इनवर्स इमेज आएगा वो भी एक मेजरेबल सेट होगा। तो जब आप 0 का इनवर्स इमेज फाइंड करेंगे और फार्मूला अप्लाई करें, चलो फार्मूला यहीं पे मैं लिख देता हूँ, बल्कि इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला कि जो इंटीग्रल होगा एफ का वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रल बराबर होगा ए आई इंटू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ई आई, सही है ना। यानी कि वो समेशन के फॉर्म में जब डिफाइन किया था तो सम के फॉर्म में वो किस तरह से था, समेशन आई ए आई, where ai is the image of your symbol function, और फिर chi of ei, और जो ई आईज हैं ये आपके पास ए आई का प्री इमेज सेट है। और जो ए आई है उसका जो प्री इमेज का सेट है वो है ई आई, ठीक है। सो इस तरीके से जब आप ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करेंगे ए आई इंटू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ई आई, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक जो हमने रखा था वो मैयर रखा था, सो ए आई मैयर ऑफ ई आई, और ई आई जो है वो इनवर्स इमेज का सेट है ए आई का। तो अब यहाँ पे ये दो फंक्शनल वैल्यूज़ के लिए इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये इसका इंटीग्रल बन जाएगा, और वो इंटीग्रल जो है वो उसने एवेल्यूएट करके लिख दिया है कि ए आई अगर 0 फंक्शनल वैल्यू है तो 0 का जो इनवर्स इमेज है, असल में आपने सारे सेट लिस्ट करने हैं, ठीक है। आपने इस तरह से डायरेक्ट जवाब नहीं देना है, चाहे वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपने वो सारे लिस्ट करने हैं। आपका पहला A1 जो होगा वो 0 होगा, और E1 जो होगा
वो A1 का प्री इमेज होगा, और वो प्री इमेज आपने A1 का लिखना है। तो बताएं ज़रा, कौन बता रहा है कि E1 क्या होगा यहाँ पे? हाँ जी, E1 क्या होना चाहिए? जी, जो मैंने एग्जांपल हाईलाइट की हुई है उसमें E1 क्या है? नो वन? E1 मुश्किल है निकालना यहाँ से? हाँ जी, ट्राई तो करें। ये तो अपनी तरफ से मैंने बहुत आसान एग्जांपल एक्सप्लेन करने शुरू की है। सो ये तो आपको समझ आना चाहिए। A1 का फ्राज आप बताओ। A1 अगर 0 है फंक्शनल वैल्यू, तो A1 की प्री इमेजेस क्या है यहाँ पे डिरिचले फंक्शन में? 0 सर। ओह, 0 तो इमेज है ना, डिरिचले फंक्शन का 0 इमेज। तो 0 की प्री इमेज क्या है? 1। नहीं नहीं, क्या हो गया? 0 की प्री इमेज का मतलब है कि वो डोमेन की वैल्यू जहाँ पे इमेज 0 आ रहा है। तो डिरिचले फंक्शन में ये 0 जो पड़े हुए हैं, इनके प्री इमेजेस क्या है? ऑल इरेशनल रेशनल नंबर। रैशनल सर 1/2 होगा। रैशनल नंबर ठीक जवाब है। हाँ जी, सही आंसर है कि 0 पे जो प्री इमेजेस हैं वो रैशनल होने चाहिए। प्री इमेजेस डोमेन में से लेने हैं ना, तो रैशनल, तो डिरिचले फंक्शन अगर डोमेन पे, रियल डोमेन पे डिफाइन किया हुआ है, तो फिर इस पे जो इसके प्री इमेजेस आ रहे हैं 0 पे, वो रैशनल हैं, क्योंकि रैशनल 0 है। तो फिर तो फिर ये जो होगा, इसका जो प्री इमेज होगा, रैशनल का इमेज 0 है, तो फिर 0 पे प्री इमेज जो होगा वो रैशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिफाइन करना है। और फिर इसी तरह ओके, और फिर इसी तरह अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे A2 के लिए, तो वो आ जाएगा। अच्छा, फंक्शन को एक बार देख लें कि फंक्शन डिफाइन कैसे किया हुआ था। शायद स्विच कर दिया हो मैंने इसकी वैल्यू को। ये रैशनल पे 1 है कि रैशनल पे 0 है? ये रैशनल पे 1 है मेरा ख्याल है। जो डिरिचले फंक्शन है 1 इंटू माइयर ऑफ ई, और वो 0 है अगर, तो फिर ये असल में इरेशनल 1 था। आ, नहीं, 1 जो है ना वो इरेशनल पे था। ठीक है, याद है किसी को? डिरिचले फंक्शन लास्ट सर पे 1 रैशनल 1 रैशनल पे होता है सर 1। रैशनल में 1 होता है। अच्छा चलो, एक मिनट। वैसे इससे कोई इस तरह इतना फर्क नहीं पड़ता है, दोनों केस में रिमांड एग्जिस्ट नहीं करेगा। फंक्शन जो है ना वो रैशनल पे 0 देता है, रैशनल पे 1। उमैर, आपकी आवाज नहीं सही आ रही। अच्छा, नहीं समझ आया मुझे, लेकिन चलें ठीक है। अगर आप रैशनल पे अगर आप लोग को याद है कि 1 था, तो ठीक है, ऐसी सही है। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल में इसने क्योंकि वो डिफरेंट लिया हुआ है, तो फर्क दोनों केसेस में नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप अब डिफाइन इस तरह से कर देंगे, तो लिबैग इंटीग्रल में फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जो है इसका रिमांड दोनों केसेस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलो खैर, मैं दोनों तरीकों से डिफाइन कर देता हूँ ना। तो आप देख लीजिएगा, जिस तरीके से डिरिचले आपको दिया जाए
आप उस तरीके से ही उसको फिर इवैल्यूएट करना। अभी फ़िलहाल अगर हम ये देखें कि रैशनल्स पे अगर वो 0 है तो 0 पे प्री इमेज रैशनल्स होंगे, ठीक है, और फिर ए रैशनल पे 1 हो जाएगा, और 1 पे प्री इमेजेस जो होंगे वो क्या होंगे? वन पे प्री इमेज इरेशनल हो जाएंगे ना फिर, इरेशनल। ठीक हो गया। और अब जब इसका लिबैक निकालेंगे तो वो हो जाएगा 0 इंटू 0 मल्टीप्लाइड बाय मैयर ऑफ रैशनल, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय मैयर ऑफ क्यू, और वो मैयर ऑफ क्यू का मतलब है वो सारे रैशनल नंबर्स नहीं है, वो असल में कोई इंटरवल के अंदर स्पेसिफाई किए होंगे, ठीक है, 0 1 के अंदर बचा सके, तो क्यू इंटरसेक्शन 0 1 होगा यहाँ पे ऑब्वियसली। वो अस्सलाम ओवरऑल, वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं मोहम्मद वक्कास बोल रहा था सर, आज मेरे मोबाइल से क्लास नहीं ज्वाइन हो रही थी, तो सर मैं अवैस सनवर के साथ ही क्लास ले रहा हूँ। अच्छा चलें ठीक है, ओके, ये अटेंडेंस के टाइम मैं पे दूंगा। जी शुक्रिया। ओके अच्छा जी, सो ये जो आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा मैयर ऑफ क्यू इंटरसेक्शन 0 1, क्योंकि हमने ये जो फंक्शन है ये 0 1 डोमेन में डिफाइन किया होगा, बड़ी डोमेन में भी किया जा सकता है लेकिन ज़्यादा कन्वेंशनल जो है वो ये 0 1 डोमेन में ही है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और इसमें ऐड कर देंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय मैयर ऑफ क्यू डैश हो जाएगा सर, इरेशनल नंबर आ जाएगा। हाँ जी एग्जैक्टली, यहीं पे रैशनल नंबर का इसका आ जाएगा क्यू डैश क्यू डैश इंटरसेक्शन 0 1। वो मैंने पूरा जी। 0 1 डिफाइन इसलिए किया ताकि ये ना हो कि फिर वो आर्बिट्ररी लेंथ का इंटरवल समझ के तो फिर वो इन्फिनिटी से ना मल्टीप्लाई करना पड़ जाए स्टूडेंट्स को। तो इस तरह से कोई ना कोई इंटरवल यहाँ पे दिया होगा और आपने उस इंटरवल में से रैशनल और इरेशनल नंबर लेने होंगे, वो पूरी आर डोमेन पे नहीं होगा। तो अब देखें, अब जो है इसका मैयर जो है वो इन्फिनिट नहीं होगा, ठीक है ना। तो बताएं अगर क्या आ जाएगा मैयर की वैल्यू, 0 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? हाँ जी, 0 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे? मेजर ऑफ रैशनल, तो सर यहाँ पे 0 आ जाएगा। हाँ 0 और 1 के दरमियान जो रैशनल है सर उनसे, हाँ जी उनसे, और वो उनका जो मैयर होगा उन नंबर्स का वो जीरो कितना हो जाएगा? वो 0 ही रहेगा, रैशनल जो है क्योंकि वो, जी। तो ये 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ इरेशनल नंबर्स इन 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1 इरेशनल नंबर्स कितने होते हैं? इरेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, मैयर मैयर कितना हो जाना चाहिए इसका? ये भी 0 ना ना, ये इरेशनल नंबर्स हैं बिटवीन जी। 0 एंड 1, तो इनका जो मैयर है वो 1 हो जाएगा। अगर इनका मैयर भी 0 हो जाए तो 0 1 इंटरवल जो है, क्योंकि वो रैशनल और रैशनल के दरमियान पार्टीशन हो रहा है, तो फिर इस तरह तो फिर रियल इंटरवल 0 1 का अपना मैयर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि उसकी दो पार्टीशन है और दोनों 0 मैयर की हैं। समझ रहे हैं बात? कॉन्ट्रडिक्शन आ जी जाएगी। तो आपको इसलिए, क्योंकि हम कहते हैं कि रैशनल्स और इरेशनल्स को कंबाइन करके 0 1 इंटरवल में सारे रियल आ जाएंगे, क्योंकि 0 1 इंटरवल 1 मैयर का है, तो इसलिए अगर उसकी पार्टीशन दो सेट्स में हो रही है, रैशनल और इरेशनल में, तो अगर उनमें से रैशनल 0 मैयर के हैं तो इरेशनल 1 मैयर के ही होने चाहिए। तो आंसर इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 इस वजह से आया है क्योंकि हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है, ये 1 इस वजह से आया है क्योंकि और ये इस वजह से आया है क्योंकि जो है वो इरेशनल नंबर्स जो है मैयर 1 के आ रहे हैं, और हमने जो ये फंक्शन को स्विच किया, जो हमने क्योंकि यहाँ पे रैशनल और रैशनल का रोल जो है वो स्विच कर दिया,
इस वजह से हमारे मैयर का आंसर उसके मैयर के आंसर से डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, हमारा मैयर जो है वो इस फंक्शन के केस में 1 मैयर दे रहा है। ठीक है, ये इंटीग्रल की वैल्यू है ना असल में, ये जो हमने कैनोनिकल फॉर्म से निकाला है, ये हमने लास्ट चैप्टर में डिफाइन किया था शुरू में कि दिस इज एक्चुअली द इंटीग्रल, लिबैक इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। और इस केस में वो 1 आंसर दे रहा है, जबकि जो प्रीवियस केस था जिस पे उसने एग्जाम्पल बनाई है, उसकी एग्जाम्पल में आप लोग देखो कि 0-1 इंटरवल पे जो ये रिश्ले फंक्शन है वो 0 मैयर उसका दे रहा है। उसकी वजह ये है कि उसने रैशनल वैल्यूज़ पे 1 आंसर लिया था और इरेशनल वैल्यूज़ पे 0 आंसर लिया था। तो रैशनल वैल्यूज़ पे 1 आंसर लेने की वजह से 1 नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स से मल्टीप्लाई हो गया, 1 जो है वो मैयर ऑफ रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो गया बिटवीन 0-1, और वो 0 मैयर के हैं। और जो 0 है वो इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हुआ उनके मैयर से जो कि 1 मैयर के थे। तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 टाइप का जब आंसर आया तो उसकी ओवरऑल वैल्यू जो है वो 0 होगी। ठीक है, सो ये क्योंकि हमने फंक्शन को चेंज किया इस वजह से जो है वो इसका इंटीग्रल 0 आ रहा है और हमारा इंटीग्रल 1 आ रहा है। ठीक है, तो अगर फंक्शन इन दोनों से कोई और डिफरेंट वेरिएशन दे दी जाए तो आपने बस ये यहीं से इसको नहीं ले लेना, आपने गौर से फंक्शन को खुद देख लेना और आपने हर पॉइंट पे फंक्शन की इन्वर्स इमेजेस की जो फैमिली है वो लेके तो आपने उसका ही जो है वो उसको ही सिम्प्लीफाई करना। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है वो लिबैक इंटीग्रल को अप्लाई जो है वो किया जा सकता है। तो मैंने जो लास्ट टाइम आपका क्विज लिया है उसमें भी मैंने जो है मैयर को रिमान को मैंने अप्लाई करने का कहा था आपसे, क्योंकि अगर आपको रिमान अप्लाई करना आता है, पार्टीशंस को इस तरीके से वो डिफ़ाइन करना और फिर पार्टीशंस को जो है वो रिफ़ाइन करना, एक इन्फिनिट लेंथ की पार्टीशन ले लेना इन जनरल और उस पे जो है वो सारे अपर सम और लोअर सम कैलकुलेट करके उनको इक्वल शो कर देना लिमिटिंग के इन्फिनिट लिमिट के केस में, तो वो रिमान इंटीग्रल की प्रैक्टिस जो है तो एमएससी में कॉमन होती है। तो इस वजह से मैंने वो एक आम सा फंक्शन एक्स स्क्वायर लेके उसको किसी डोमेन पे 0-1 या 0-2 या कुछ इस तरह, तो मैंने आपसे कहा था कि रिमान इंटीग्रल निकालें और वो सारा कुछ ना रिमान के हवाले से। ठीक है, तो अब रिबैक का भी एक क्वेश्चन मैं देना चाह रहा हूँ छोटा सा, तो और वो इसी तरह का होगा कि कोई सिंपल फंक्शन ही आपको दे दिया जाए ताकि आप सिर्फ उसी कैनोनिकल फॉर्म अप्लाई करके उसको देख लें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना वो आपने अप्लाई करना है। लेकिन जनरल फॉर्म जो है वो रिमान इंटीग्रल की वो मैंने आपको बताई थी कि वो जो है आपने किस तरीके से अप्लाई करनी है। जो जनरल फॉर्म थी, जनरल फॉर्म के लिए आपने ऑल सिंपल फंक्शंस लेने हैं और उसकी रिस्पेक्ट से आपने जो है उन सारे सिंपल फंक्शंस, वो सारे सिंपल फंक्शन जो आपके फंक्शन से छोटे होते हैं, स्टेप फंक्शंस, इनसे आपने अपना जो है वो लोअर इंटीग्रल फाइंड कर लेना लिबैक का, और इसी तरीके से ऑल जो है सिंपल फंक्शन जो आपके फंक्शन से बड़े होते हैं उनकी रिस्पेक्ट से आपने अपर इंटीग्रल डिफाइन कर लेना। तो ये वो स्टेप फंक्शन है जो आपके फंक्शन से बड़े हो सकते हैं, मिनिमली बड़े हो सकते हैं, अदरवाइज तो मैं बड़े स्टेप्स जो हैं वो और बहुत बड़े बड़े बना दूं ऊपर जिसका डिफरेंस ज़्यादा हो यहाँ से, लेकिन आपने क्योंकि उन बड़े इंटीग्रल्स बड़े सिंपल फंक्शंस का इन्फिमम भी लेना है फिर बाद में, सो दैट्स वाई वो बड़े इंटीग्रल सिंपल फंक्शंस तो होने चाहिए बट वो बिल्कुल फंक्शन के साथ होने चाहिए। तो ये इस तरह से अपर इंटीग्रल निकलेगा लिबैक का, और इस तरीके से जो है वो लोअर इंटीग्रल निकलेगा लिबैक का, और अगेन रिमान की तरह इन दोनों को भी कंपेयर करेंगे कि इनकी वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, तो उस केस में जो है ये फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स खुद बना के 3 या 4, क्योंकि अगर तो इन्फिनिट लेंथ पार्टीशंस पे करें फिर तो चलो रिफाइन हो के आंसर आ जाएगा ना एग्जैक्टली आंसर के बराबर, लेकिन अगर चंद वैल्यूज़ के लिए देखना हो तो उस वक्त फिर हम मैनुअली भी कोई फंक्शन ले सकते हैं और सिर्फ अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं एक्चुअल जो है वो एरिया को। सही है, तो उस केस में मैं कोई खाली जगह देख रहा हूँ कि यहाँ पे
मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने जी लेबैक इंटीग्रल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द लेबैक इंटीग्रल अगर मैं आपसे कहूँ कि फाइंड करके मुझे दिखाएं और फंक्शन मैं आपको दे दूं यही वाला एक्स स्क्वायर ही दे दूं, ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन आ गया ये फंक्शन मेरे पास एक्स स्क्वायर आ गया। और अब इस फंक्शन के लिए मैंने जो है वो कुछ स्टेप्स फंक्शंस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अगर जो है कहा जाए कि 4 सब इंटरवल्स कंसिडर करके इसके इक्वल 0 से 2 पहले तो इंटरवल एक फिक्स कर दिया, सो 0 से 2 सब इंटरवल ले लिया, डोमेन ले ली किसी का, 0 से 2 में मैंने इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले 0 से 2 में इसका एक्चुअल इंटीग्रल का आंसर बता दें ज़रा। अगर मैं 0 से 2 में एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करता हूँ तो ज़रा एक्चुअल इंटीग्रल बताइएगा मुझे जल्दी से कि कितना आता है वो। सर 8/3। 8/3 आ जाएगा सर। ठीक हो 8/3। गया, ओके थैंक यू। 8/3 सर। 8 ओवर और 8/3 की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो है 2 पॉइंट समथिंग ना, ठीक है 2.6। सही हो गया 2.6। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम इसके दो सब इंटरवल्स या दो सब इंटरवल्स के जरिए अगर हम इसका लेबैक इंटीग्रल की अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करें दो सब इंटरवल्स के जरिए, ठीक है। और उसके लिए हमने करना क्या होगा, उसके लिए हमने इसके दो सब इंटरवल करने होंगे डोमेन के, और उन दो सब इंटरवल्स के अंदर हम एक ऐसा स्टेप फंक्शन लेंगे जो कि केस 1 में आपके फंक्शन से बड़ा है, और उस केस में हमने क्या करना है, उस केस में हमने ये करना है कि दो स्टेप्स ले लेने हैं इस तरह के जो कि आपके फंक्शन से बड़े हैं, ठीक है। ये वो दो स्टेप्स आ गए जो कि आपके फंक्शन से बड़े हैं, और उस केस में हमने फिर से कैनोनिकल फॉर्म, क्योंकि ये सिंपल फंक्शन है जो मैंने ऊपर प्लॉट किया स्टेप्स में, ये सिंपल फंक्शन है क्योंकि, तो मैंने इसके लिए अब फंक्शनल वैल्यूज़ को भी हाईलाइट कर लो, क्योंकि 2 एग्जैक्टली 2 के ऊपर फंक्शनल वैल्यू जो है वो 4 है और 1 के ऊपर फंक्शनल वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है। अब इस सिंपल फंक्शन के लिए जो मैंने प्लॉट किया यहाँ पे ये वाला, इस सिंपल फंक्शन के लिए जो है वो लेबैक इंटीग्रल की फॉर्म क्या होगी, अप्रॉक्सीमेटेड लेबैक इंटीग्रल आ जाएगा, क्या आएगा, इमेज 1, अगर मैं इमेज 1 को 1 ले लूँ तो इमेज 1 मल्टीप्लाइड बाय द मेजर ऑफ ऑल द फंक्शन वैल्यूज विच हैज इमेज 1। तो अगर 1 इमेज ले लूँ तो 1 के प्री इमेजेस का जो इंटरवल डोमेन पे आएगा उसका जो मेजर होगा वो किस लेंथ का है, 1 लेंथ का ही है ना, 1 लेंथ का। 0 से 1 के दरमियान ना, तो 1 लेंथ का ही है। फिर इसी तरह 4 सेकंड इमेज है तो 4 वुड बी मल्टीप्लाइड बाय द इनवर्स इमेज of all the 4 would be multiplied by the measure of the set of inverse images। तो ये 4 के इनवर्स इमेजेस का जो सेट है उसका मेजर कितना आ रहा है, वो भी 1 लेंथ का, 1 से 2। 1 लेंथ का, ये क्योंकि डोमेन आपने पार्टीशन ही 1 लेंथ पे किया, तो आप सिर्फ इमेजेस ही लेते जाएं तो हमारे लिए इतना काफ़ी है। तो 1 + 4 जो है ये अपर इंटीग्रल आ जाएगा लेबैक का, जो कि आ जाएगा 5 के बराबर, ठीक है। ये लेबैक का, अब इसको मैं अपर इंटीग्रल लिख रहा हूँ। फिर इसी तरीके से मैं लेबैक का लोअर इंटीग्रल फाइंड कर लेता हूँ। तो लेबैक का जो लोअर इंटीग्रल आएगा वो आएगा कि इन्हीं स्टेप्स पे मैं छोटी जो है वो स्टेप फंक्शन बनाऊँ। छोटे स्टेप फंक्शन का मतलब है कि वो स्टेप फंक्शन जो कि आपके फंक्शन से नीचे रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारी वो डेफिनेशन है ना कि सिंपल फंक्शन मस्ट बी लेस और इक्वल टू ऑल द फंक्शनल वैल्यूज़। तो आपके फंक्शन से अगर वो डोमेन पे छोटे रहते हैं, तो अगर वो फंक्शन अब मुझे प्लॉट करना है तो मुझे आपके कर्व से नीचे रहना पड़ेगा थ्रू आउट। अगर नीचे रहना पड़ेगा तो फिर जो है मेरे पास यही पॉसिबिलिटी है कि मैं एक स्टेप में जो है वो इसको 0 ले लूँ। अगर मुझे ये इसके शुरू में मैंने बताया कि अगर मैं 2 स्टेप्स के ज़रिए, यानी कि 2 इमेजेस वाले सिंपल फंक्शंस के ज़रिए अगर मैं अप्रॉक्सीमेट करना चाहूँ अपने इस फंक्शन को, इस एक्स स्क्वायर के फंक्शन के इंटीग्रल को, तो उस केस में ये हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं अगर छोटा लोअर इंटीग्रल फाइंड करना चाह रहा हूँ तो मैंने वो सिंपल फंक्शन लेना जो कि आपके फंक्शन से छोटा है, और उस केस में अब जो सीन बना है उसमें ये 0 फंक्शनल वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 1 से तो वो 0 हो जाएगा,
और 1 फंक्शन वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 1 से तो वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि लोअर इंटीग्रल जो है वो 1 आ जाएगा। और बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी आपका जो एक्चुअल इंटीग्रल है दैट मस्ट लाई बिटवीन द अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल। तो नज़र आ रहा है कि 3.6 जो है वो लाई करता है 5 और 1 के दरमियान में ही। सो अपर और लोअर इंटीग्रल के दरमियान में लाई करता है। लेकिन एरर इतना ज़्यादा क्यों आया है? इतना ज़्यादा एरर इस वजह से आया क्योंकि आपने सिर्फ 2 सब इंटरवल जो हैं वो कंसिडर किए हैं। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आपने 2 सिंपल फंक्शन जो हैं वो बनाए। तो अगर आप यहीं पे 2 के बजाय अगर 3 कर लेते हैं तो आपको वही रिफाइनमेंट नज़र आएगी जो कि मैं आपको कह रहा हूँ कि रिफाइनमेंट हम करते होते हैं इंटरवल्स की। रिमान में जिस तरह करते हैं उसी तरीके से लिबैक में करते हैं। तो वो रिफाइनमेंट जो है अगर वो रिफाइनमेंट कर दी जाए, अगर मैं सिर्फ अब 3 के लिए कंपेयर कर लें अगर तो इम्प्रूवमेंट हो रही है इसमें, तो इसका मतलब है कि जो है वो टेक्निक हमें समझ आ रही है किस तरीके से करना है। तो अब हम इसको 3 स्टेप्स के ज़रिए अगर करें सही है, तो मैं 0 से 2 के दरमियान जो है वो पार्टीशन को 3 हिस्सों में डिवाइड करूं तो वो बन जाएगा ये 2 लेंथ है ना, 0.7 की लेंथ कर। अ, अगर हमें 2 के पार्टीशनिंग करनी है, हाँ 0.7 अप्रॉक्सीमेटली, तो चलो ये सही है। लेकिन मैं चाह रहा था कि इसको हाँ 1/3 का ही करना पड़ेगा, सही कह रहे हैं आप। तो हम उसको अब मार्क तो नहीं कर सकते एक्चुअली, तो चलो खैर, लेकिन उसको हम फिर एनालिटिकली रहने देते हैं। ठीक है, फिर अप्रॉक्सीमेट बाद में एंड में कर लेंगे। तो एक पॉइंट, पहला पॉइंट आ जाएगा 1/3, दूसरा आ जाएगा 2/3 और तीसरा आ जाएगा 3/3। लेकिन वो तो 1 हो जाएगा ना। जैसे 0.7 पे कर लेते हैं ना 1। हाँ सही है, ऐसे ही कर लेता है। नहीं इसके मैं अगर इस तरह से मार्क करूं जिस तरह मैंने अभी कहा है, वो तो फिर 1 तक होगा ना जो अभी हमने 1/3 के लिए। तो सबको डबल कर दें फिर। अब अगर 2/3 कर दूं, 4/3 कर दूं और 6/3 कर दूं तो फिर जी सही सर, नहीं अब है? ठीक, अब ठीक है। हाँ चलो अब सही है। मैं चाह रहा हूँ कि एनालिटिकल रहने दें ताकि एग्जैक्ट हमें पता चले। सो ये 2/3 हो गया, फिर 4/3 हो गया, और फिर 6/3 हो गया। तो 6/3 को जो है वो हमने 2 कर दिया। ठीक है, तो 3 इक्वी डिस्टेंट जो हैं वो पार्टीशंस आ गई, 2/3, 4/3 और 6/3। तो इन पार्टीशंस में अब हमने एक सुप्रीमम फंक्शन डिफाइन करना है, एक सिंपल फंक्शन जो कि आपकी फंक्शन वैल्यू से बड़ा रहता है थ्रू आउट। तो वो हमने एक मिनिमल टाइप का फंक्शन डिफाइन कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तीनों पार्टीशंस पे। तो वो हमें पता है कि सबकी जो अब लेंथ है वो चेंज हो गई है, तो अब हम उसको सामने रखेंगे। सो 2/3 के ऊपर जो वन वन जो इमेज है, 1 के अगेंस्ट जो प्री इमेजेस आ रहे हैं वो 0 से लेके 2/3 तक का सारा इंटरवल आ रहा है ना, जिसकी लेंथ जी 2/3 सर, है। तो 1 वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2/3। 2/3। और इसी तरह सेकंड इमेज क्या है भला यहाँ पे? अब ये आपको पता लगेगा अगर आपको ईमान आता है तो। अब जो ये वाला स्टेप है ये कितना मैंने बनाया है, ये वाला स्टेप, अगर आपको पार्टीशन समझ आ रही है तो उसके एंड पॉइंट्स को यूज करके आप ये देख सकते हैं कि एंड पॉइंट की सेकंड स्टेप की हाइट क्या है। सेकंड स्टेप असल में 2/3 से 4/3 जो सब इंटरवल है, जी सर, इसके राइट एंड पे मैंने इसको प्लॉट किया है ना। तो इसका मतलब है कि इसका इमेज जो है वो 4/3 का इमेज के बराबर है। तो अगर फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो 4/3 का जो इमेज होगा वो 16/9 होगा ना। जी सर, समझ आ रही है? जी जी। सो
4/3 जो डोमेन का पॉइंट है ये राइट एंड था, और क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग था तो क्योंकि मैंने राइट एंड्स पे ही वो रखे हैं, क्या इसका जो स्टेप्स रखे हैं, ताकि ये फंक्शन जो है वो ग्राफ के जो कर्व है उससे ऊपर ही रहे, सिंपल फंक्शन। तो इसलिए 4/3 के फंक्शनल इमेज की हाइट का मैंने स्टेप रखा है, और वो 4/3 का जो इमेज होना चाहिए 16/9 होना चाहिए, और 16/9 जो इमेज आ रहा है वो पूरे स्टेप पे इमेज है, और उस इमेज का जो प्री इमेज है वो 2 बाय लेंथ का सेकंड वाला इंटरवल है, जो कि 2/3 से 4/3 तक जा रहा है। 2/3 से 4/3 तक का जो इंटरवल है उसकी लेंथ भी 2/3 ही है ना। ये इक्वल पार्टीशन रखने का मकसद यही था कि सारे सब इंटरवल एक ही लेंथ के रहें एग्जैक्टली, ताकि हमें बार बार वो उनकी लेंथ ना चेक करनी पड़े। ये हो गया। और फिर जो थर्ड जो है फंक्शन, जो थर्ड स्टेप है वो 2 के ऊपर इमेज उसका आ रहा है थ्रू आउट, तो इस वजह से उसकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो तो 4 है और जो उसके प्री इमेजेस की लेंथ बन रही है मैयर, वो कितना बन रहा है? 4 से मल्टीप्लाई है 2/3। बिल्कुल, 4 भी 2/3 से ही मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि वो आखिरी स्टेप भी 2/3 लेंथ का ही है। अब इन तीनों को जरा ऐड करके मुझे बताइएगा क्या आता है आंसर। इसको जरा कोई सिंपलीफाई कर दें। सर 112/27। सर ये जो आपने पहला 2/3 लिखा है इसकी समझ नहीं आ रही, काइंडली ये बता दें। जो मैंने पहला 2/3 लिखा है ये मैंने फर्स्ट स्टेप के अगेंस्ट लिखा है जो आपका सिंपल फंक्शन है उसका जो फर्स्ट स्टेप बन रहा था ये वाला, ये बन रहा था 1 इमेज, हमने प्री इमेजेस को मल्टीप्लाई करना है, प्री इमेज हमने इमेजेस को मल्टीप्लाई करना है मैयर ऑफ प्री इमेज। सर ये 1 खुद से कंसीडर करना है प्री इमेज या फंक्शन वैल्यू पे, फॉर एग्जांपल f of 2/3 पे प्री इमेज आएगा, वो क्या आएगा? ओ अच्छा, ये तो मैंने गौर ही नहीं किया, ये पहले केस में भी सर करना ये चाहिए था। चेंज आएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज आएगा। जो फर्स्ट स्टेप है वो असल में 4/9 आना चाहिए था, राइट। बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि हमने तो गौर ही नहीं किया, ये 1 पुराना लिखा हुआ था तो उसी को कर दिया। तो बिल्कुल ठीक है, 2²/3² असल में मैंने इसको कर दिया, ठीक है 4/9 2² और इसके साथ भी 2/3 दोबारा आ जाएगा। जी सर, वो इसके जो प्री इमेज का जो मैयर है वो भी 2/3 है, और सर 2/3 आएगा, ये 2³ जाएगा। सही है ये जी सर, अब ठीक ये रहेगा। हाँ, ये 8/27 हो जाएगा। सही है, ये जो पहली टर्म जो मैंने लिखी थी ये हो जाएगी 2³/8³, क्योंकि 2²/4/3² तो इसका इमेज हो गया, और प्री इमेजेस जो हैं वो 0 से 2/3 तक का इंटरवल है जिसका मैयर 2/3 बनता है, तो 2/3 एक और मल्टीप्लाई हो गया। सो 2³/3³ यानी कि 8/27 ये पहली टर्म आ जाएगी। 8/27 में आप ऐड करें ये सेकंड और थर्ड टर्म। 112/27 आ रहा है। यार ये इतना बड़ा नहीं आना चाहिए, ये मुझे जरा थोड़ा सा मशकूक लग रहा है। ये देखो ना, पहली टर्म जो है ना 8/27 ये भी 1 से कम है। जो थर्ड टर्म है 8/3 ये 2 के करीब है, 2.5 के करीब। जो दरमियान वाली टर्म है वो नीचे 27 है, ऊपर जो है वो 32 है। तो क्या मतलब वो 1 या 2 होगा वो भी, तो तीनों टर्म्स 2 या 2.5 के करीब करीब हैं। तो ये 100 से ऊपर कहाँ से चला गया आंसर आपका, मुझे बताएं तो सही। सर ये एलसीएम जब 27 के रेलेवेंट दे रहे हैं, दोबारा एक बार बताइएगा क्या ले रहे हैं। एलसीएम हमारा तो 27 आ रहा है ना, 27 आ रहा लास्ट है? वाली टर्म जब, जी सर नहीं यार, ये रिफाइनमेंट है। जो प्रीवियस अपर इंटीग्रल आया था वो 5 आया था, और ये वाला अपर इंटीग्रल उस 5 से कम होना चाहिए। सर ये 4.15 आ रहा है ना सर, इसको हाँ, डिवाइड करने से जी सर, 4.15 आ रहा है। हाँ, डिवाइड वगैरह करके सारा आंसर, तो फिर आपने मुझे बताना है। जी सर 112 था असल में, इसको डिवाइड करके यही आ रहा है। अच्छा, सही हो गया। आप न्यूमरेटर बता रहे थे मुझे एलसीएम लेने के बाद। जी सर 112/27 था।
मैं ये अच्छा 112/27 बता रहे थे, वो न्यूमेरिक वैल्यू जो है इसकी 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। तो अब जी देखिए सर। हाँ ओके ओके, अब फिर ठीक है, मैं समझा कि आप मुझे ओवरऑल वैसे ही 112 बता रहे हैं। तो अब ठीक है, नहीं अब आ रही है बात कि आपके पास जब 2 पार्टीशन आपने ली थी, तो जो लिबैग इंटीग्रल आया था वो आया था आपके पास अपर इंटीग्रल 5, और अब जब आपने 3 पार्टीशंस ली हैं तो लिबैग अपर इंटीग्रल आया 4.15, और ये क्योंकि अपर इंटीग्रल है तो स्टिल ये आपके एक्चुअल इंटीग्रल से बड़ा ही है, क्योंकि एक्चुअल इंटीग्रल 3.6 है, ठीक है ना। लेकिन ये अपर इंटीग्रल जैसे जैसे आप रिफाइनमेंट करते जाएंगे ये आपका अपर इंटीग्रल छोटा होता जाएगा, क्योंकि एक्चुअली आप रिफाइनमेंट जब करते हैं तो आप एरर को कम कर रहे होते हैं। तो अपर इंटीग्रल क्योंकि आपके इंटीग्रल से बड़ा है, तो ये जैसे जैसे रिफाइनमेंट होंगी ये अपर इंटीग्रल एक्चुअल इंटीग्रल को अप्रोच करेगा, अपर इंटीग्रल छोटा होता जाएगा। इसी के कंट्रास्ट में लोअर इंटीग्रल आपके इंटीग्रल से छोटा होता है, और जैसे जैसे रिफाइनमेंट करते जाते हैं लोअर इंटीग्रल बड़े होते चले जाते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने अपर इंटीग्रल को दिखाया कि ये छोटा हो गया, लोअर इंटीग्रल की प्रीवियस केस में जो वैल्यू थी वो आपके इंटीग्रल से कम थी, ठीक है। अब मुझे याद नहीं है वो क्या थी, लेकिन अब जो है 3 सब इंटरवल्स के केस में अब लोअर इंटीग्रल पहले से बड़ी वैल्यू देगा, लेकिन स्टिल आपके फंक्शन के एक्चुअल इंटीग्रल से छोटी वैल्यू देगा, ठीक है। तो लोअर इंटीग्रल आप खुद फाइंड कर लेंगे इसी केस में अपने। अब यहाँ पे इसी तरीके से जैसे अपर इंटीग्रल फाइंड किया, इसको मैं अरेज कर रहा हूँ। सर इसका एक लोअर भी बता दें इस एग्जांपल का। सॉरी चले मैं फिर लोअर भी बता देता हूँ। डोमेन तो यही है, 3 स्टेप्स के लिए 2/3, 4/3 और 6/3 की जगह 2। अब ज़रा अब ये देखें कि अगर मुझे इन्हीं 3 स्टेप्स पे लोअर इंटीग्रल्स बनाने हैं तो मैं एक फंक्शनल जो वैल्यू है 3 स्टेप्स के लिए वो एक मैं इमेज यहाँ पे रख देता हूँ, एक इमेज जो है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और तीसरा जो है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। हमने ये देखना कैसे होता है, हमने देखना ये इस तरीके से होता है कि हर सब इंटरवल में जो डोमेन पे आपने सब इंटरवल्स बना दी हैं, हर उस सब इंटरवल के अंदर हमने फंक्शन की लोएस्ट वैल्यू देखते हुए एक स्टेप बना देना है, तो ये फंक्शन से कम ही रहेगा थ्रू आउट, तो ये आपका लोअर इंटीग्रल के लिए बन जाएगा। और अगर हर सब इंटरवल के अंदर रहते हुए फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के अगेंस्ट अगर आप स्टेप बना देते हो तो वो थ्रू आउट आपके फंक्शन से ऊपर ही रहेगा, और वो अपर इंटीग्रल के लिए एक सब इंटरवल बन जाएगा। तो अब देखें कि अब जो ये 3 स्टेप्स बन गए हैं, अब इन 3 स्टेप्स के अंदर जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पहली फंक्शनल वैल्यू जो है वो 2/3 के ऊपर आ जाएगी, फिर से जो करेक्ट करवाई है आपने वो है 4/9, सॉरी 4/9, हाँ स्क्वायर है ना, 4/9 अगेन, बट मल्टीप्लाइड विद व्हाट, फंक्शनल वैल्यू क्या है इस पहले स्टेप पे, फंक्शनल वैल्यू क्या नजर आ रही है? 2/3 नहीं स्टेप क्या बनाया मैंने, पहला स्टेप क्या है? ये 0 पहला स्टेप हमने ये जो ब्लू सा कलर है ये पहला 0 क्योंकि फंक्शनल वैल्यू 0 थी इस इंटरवल में मिनिमम, तो हमने इसलिए लोअर इंटीग्रल के लिए मिनिमम वैल्यू के हिसाब से स्टेप फंक्शन सेट किया, तो ये 0 जो है वो स्टेप है यहाँ पे। तो इसका मतलब है फंक्शनल वैल्यू जो है सिंपल फंक्शन है, 3 फंक्शनल वैल्यूज हैं, एक 0, एक 4/3 पे इमेज और एक 2 पे इमेज, ठीक है। सॉरी नहीं, एक 2/3 पे इमेज और एक 4/3 पे इमेज, ठीक है। ये 3 स्टेप्स बनाए हैं मैंने, तो 0 पे इमेज मल्टीप्लाई हो गया ये। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं, सेकंड स्टेप पे 16 यहाँ पे, over 10 तो यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू क्या चल रही है इस स्टेप में? सर 2/3। हाँ एक मिनट, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, ये ऐसे ना लिखें, ये 4/9 का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, 4/9 तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। असल में 2/3 पे जो स्टेप था वो था फंक्शनल वैल्यू लिखें पहले, उसके बाद लिखें इंटरवल का मैयर, प्री इमेज के इंटरवल का मैयर, तो 0 फंक्शनल वैल्यू है पहली, और प्री इमेज का जो इंटरवल का मैयर है वो 2/3 है असल में, 0 से 2/3 का इंटरवल। तो यहाँ पे 4/9 लिखना जो गलत है, यहाँ 4/9 किसी तौर पे अपीयर नहीं हो रहा।
4/9 सेकंड स्टेप में आने लगा। अब ये पहले स्टेप के लिए है प्री इमेज 0 और जो है प्री इमेज 0 और जो डोमेन जो प्री इमेज इमेज 0 और जो उस इमेज के अगेंस्ट जो प्री इमेजेस बन रहे हैं डोमेन में उन उस इंटरवल की जो मेजर है दैट इज 2/3। ठीक है, अब सेकंड इमेज के तौर पे क्या लें, सेकंड स्टेप क्या रखा था हमने? सर 2/3। हाँ, सेकंड स्टेप और आपने अब वो 4/3 2/3 से 4/3 का इंटरवल है, लेकिन इमेज आपने मिनिमम वाला चूज किया, यानी कि 2/3 के अगेंस्ट आपने स्टेप बनाया। तो 2/3 पे जो इमेज आ जाएगा वो आ जाएगा 4/9 और 4/9 जो है वो स्टेप की लेंथ से मल्टीप्लाई होगा। जो प्री इमेजेस 4/9 इमेज के अगेंस्ट जो प्री इमेजेस की जो मेजर आ रही है दैट इज 2/3 और ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप पे आ जाएं। फंक्शनल वैल्यू थर्ड स्टेप की जो है दैट इज 16/9 हाँ दैट इज 16/9 क्योंकि 4/3 का स्क्वायर है जी सर 16/9 और दैट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय प्री इमेजेस जो 16/9 पे आपको मिलेंगे उन प्री इमेजेस का जो इंटरवल बनेगा उसका मेजर 2/3 ही रहना है। ये बार बार मैं 2/9 क्यों कर रहा हूँ, ये 2/3 है तो ये इस तरह 2/3 ही रहना है। ये सारे प्री इमेजेस के मेजर्स हैं क्योंकि वो इक्वल पार्टीशन है तो वो 2/3 ही रहना। सो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब देखें, अब इन तीनों को सम करके जरा बताइए क्या बनता है। तो 40/27 40/27 और इसकी वैल्यू कितनी बन गई? ये 1.4 राउंड अबाउट आ 27 अच्छा 1.4 समथिंग। ओके ठीक है, तो लास्ट टाइम तो मेरा ख्याल है 1 बनी थी। जी सर 1 बनी थी। हाँ, प्रीवियस केस में लोअर इंटीग्रल जो है वो 1 बना था। अब सेकंड केस में लोअर इंटीग्रल आप देखें 1.4 बना है। लोअर इंटीग्रल बढ़ रहा है जब आप रिफाइनमेंट करते हैं, जब आप रिफाइनमेंट कर रहे हैं तो लोअर इंटीग्रल आपका बढ़ रहा है और आपके इंटीग्रल की तरफ जा रहे हैं और एक्चुअल इंटीग्रल जो कि 3.2.6 है और अपर इंटीग्रल जो है वो कम होके एक्चुअल इंटीग्रल की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल इंटीग्रल आपका लोअर और अपर इंटीग्रल के दरमियान में रहना थ्रू आउट और जब आपने पार्टीशंस को इन्फिनिट लेंथ पे ले जाना है तो उस वक्त अपर और लोअर इंटीग्रल जो हैं ये जो हैं एक्चुअल आपके जो इंटीग्रल है उसको अप्रोच कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो रिमान के पैरेलल ये वाली स्कीम जो है वो काम कर रही है। लेकिन अब क्योंकि आप इमेजेस पे फोकस करते हैं कि इमेजेस को मल्टीप्लाई करते हैं प्री इमेजेस की मेजर से, तो उस वजह से जो आपका डिरिचलेट फंक्शन है अगर आप उस पर सीधा सीधा रिमान की टेक्निक लगाएंगे तो वो फेल हो जाएगा क्योंकि उसका अपर और लोअर सम डोमेन की वैल्यूज़ को देखते हुए आता है। तो डोमेन की वैल्यूज़ के सप्रीम और इन्फिनिम सब इंटरवल्स में देखते हैं तो डिरिचलेट फंक्शन जो है वो फेल हो जाता है। वहाँ पे अपर सम कुछ और आ जाता है, लोअर सम कुछ और आ जाता है। इन्फिनिट पार्टीशंस में भी वो रिफाइन नहीं हो सकता और वो नॉन इंटीग्रेबल हो जाता है। लेकिन अब आप जब प्रीवियस एग्जांपल में डिरिचलेट को खुद सॉल्व किया तो दोनों केसेस में चाहे रैशनल्स पे 1 और इरेशनल पे 0 वैल्यू ले लें या इरेशनल्स पे 1 और रैशनल्स पे 0 वैल्यू ले लें, दोनों केसेस में ही जो है ना आपके पास लिबैक इंटीग्रल आपको आंसर करता है। एक केस में 0 आंसर करता है, एक केस में 1 आंसर करता है, लेकिन वो क्लियरली वो डिफाइन हो जाता है। ठीक है, वो अनडिफाइंड आपको नहीं कहता। तो इस तरीके से जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं मुख्तलिफ फंक्शंस के इंटीग्रल्स। आपको स्पेशल केस दिया जा सकता है, आपसे कहा जा सकता है कि 3 या 4 सब इंटरवल्स लेके एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो फाइंड करके दें किसी फंक्शन के लिए बैक इंटीग्रल की, ताकि पता चल जाए कि आपको जो है वो कैनोनिकल फॉर्म्स का पता है और फंक्शनल वैल्यूज़ स्टेप सिंपल फंक्शंस को यूज़ करते हुए आप जो हैं वो बता सकते हैं किसी फंक्शन का कि कैसे अप्रॉक्सीमेट किया जाता है बैक इंटीग्रल। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको 1-2 स्टेप फंक्शन दे दिए जाएं, सिंपल फंक्शन 1-2 सिंपल फंक्शन आपको दे दिए जाएं फाइनाइट जो है वो वैल्यूज़ वाले, और आपसे कहा जाए कि इन सिंपल फंक्शंस का यूज़ करते हुए कौन से केस में आपको जो है वो लिबैक की सबसे रिफाइन वैल्यू मिलेगी, तो वो आपने फिर फंक्शन को देख के डिसाइड करना है कि आपने उन सिंपल फंक्शंस को देखते हुए
फंक्शन से कंपेयर करना है और आपको पता है कि और एक्चुअल डेफिनेशन को इस्तेमाल करना है। आपको पता है कि ये जो आपने सिंपल फंक्शन रखे हैं, ये सिंपल फंक्शन जब आपके फंक्शन से स्मॉल वैल्यू देते हैं हमेशा, तो ये आपका लिबैक लोअर इंटीग्रल है। और ये इस तरह के सिंपल फंक्शन जो कि आपके फंक्शन से छोटी वैल्यू देते हैं, उन सिंपल फंक्शंस में से आपने सप्रीमम वैल्यू चूज करनी है। यानी कि बहुत सारे सिंपल फंक्शन होंगे जो कि आपके फंक्शन से छोटी वैल्यूज देंगे हर पॉइंट पे, लेकिन उन सारे सिंपल फंक्शन में सबसे बड़े वाला सिंपल फंक्शन आप लेंगे तो वो आपका लोअर इंटीग्रल बनेगा। सो आपने वो, अगर आपको मल्टीपल चॉइसेस दे दी जाएं सिंपल फंक्शंस की और आपसे कहा जाए कि कहाँ पे आपको बेहतर आंसर मिल रहा है, तो आपने देखना कि ये आपके सिंपल फंक्शंस जो हैं ये फंक्शंस के लोअर आपके फंक्शन से, गिवन फंक्शन से छोटे फंक्शंस हैं या बड़े फंक्शंस हैं। अगर बड़े फंक्शंस हैं तो उनमें से सबसे छोटे वाला फाइंड करें, अगर छोटे फंक्शंस हैं तो उनमें सबसे बड़े वाला फंक्शन फाइंड करें। ठीक है, तो क्योंकि उसमें एरर सबसे कम होगा। तो अगर आपको ये डेफिनेशन समझ आ चुकी है कैनोनिकल फॉर्म की, और अब तक जो लिबैक के ऊपर कमेंट्स दिए हैं, तो अब फिर आप लिबैक इंटीग्रल और जो है इस तरह की उनमें से बेहतर सर जो है इसमें से जो हमने सिंपल फंक्शन जो सारे बड़े हैं इनमें से हमने एक मिनिमम फंक्शन चूज कर लिया, तो हाँ, वो हमें लेबैक जो है सुप्रीमम अपर देगा। अपर इंटीग्रल देगा वो। हाँ जी, ठीक आपने है। बड़े सिंपल फंक्शन हैं, उनमें से सबसे छोटे वाला जब चूज करेंगे तो वो आपको अपर इंटीग्रल देगा, क्योंकि अपर इंटीग्रल जो है वो एक्चुअली है जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है ना, सप्रीमम है ना वो, तो वो लीस्ट अपर बाउंड है। यानी कि अपर जितने बड़े सिंपल फंक्शन हैं उनमें से सबसे छोटे वाला सिंपल फंक्शन आपका अपर इंटीग्रल है, और जितने छोटे सिंपल फंक्शंस हैं उनमें से सबसे बड़े वाला जो है वो आपका लोअर इंटीग्रल है। सही है। तो इस तरीके से अगर आपको ज़्यादा सिंपल फंक्शन नहीं हो तो आप उनमें से कंपेयर करके डायरेक्ट बता सकते हैं कि आपका लिबैक इंटीग्रल जो है इनमें से किस केस में रिफाइंड आंसर देगा। और ज़ाहिर बात है कोई फंक्शन पहले से चूज़ किया होगा और उस फंक्शन के इंटीग्रल को अप्रॉक्सीमेट करने की बात हो रही होगी, तो उसको आप डायरेक्ट उसके इंटीग्रल की वैल्यू अगर आप जान सकते हैं तो उसको सामने रखते हुए बेशक डिसाइड कर लेंगे कौन सा सिंपल फंक्शन करीब आंसर दे रहा है इसके। अदरवाइज मेरा ख्याल है आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये लिबैक इंटीग्रल पे बस यही थोड़ी बहुत जो है वो कमेंट्स थे, ताकि जो है कोई कन्फ्यूजन इसमें ना रह जाए। बाकी थ्योरम्स हमने काफ़ी सारे इसके ऊपर कर लिए हैं और हमने देखा है कि लिबैक इंटीग्रल्स की जो स्कीम है सारी वो उसी तरह से मोनोटोनिसिटी और इसी तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटिव होना और एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर उसका सेपरेट होना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी, इसी तरह फिर कन्वर्जेंस उसकी, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आम इंटीग्रल्स की तरह ही होल्ड कर रही होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से कोई इसमें जो है वो फ़र्क नहीं है, ये बिल्कुल इंटीग्रल ऑपरेटर की तरह ही काम करता है। ये एक और एग्जांपल है और मैंने कहा था कि ये एग्जांपल आपने जो है ना ये देखनी है, इसको मैंने डबल टिक भी किया हुआ है। इस तरह की ना कंस्ट्रक्शंस ये आप खुद किया करें, ये वाली कंस्ट्रक्शंस जो हैं ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो इम्प्रूव करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि ये कोई किसी केस में जो है वो लिमिट जो है वो उसकी डिफाइन नहीं हो रही है। अच्छा जी, बस यहाँ ये लिबैक इंटीग्रेबिलिटी तक ही हमने जो है वो डिस्कशन कंप्लीट करनी थी, क्योंकि मैं लिबैक में से आपका एक क्विज़ रखना चाह रहा हूँ। तो वो क्विज़ का मुझे टाइम बताएं, फिर इंशाल्लाह आपके जो एंड्स का स्केजुअल है वो आपको मिल जाएगा। और एंड टर्म अभी जो है वो प्लान यही है अभी तक के, वो ईद के फ़ौरन बाद जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। जी सर, कामनाथ साहब ने बताया कल कि शायद ईद के फौरन बाद जो सैटरडे आ रहा है 24 से स्टार्ट हो। हाँ, तो एक्सपेक्टेड डेट यही है फिर कि इस जी सर। मंथ का जो लास्ट वीक होगा उसमें आपके इंशाल्लाह जो है वो एग्ज़ाम रखे जाएंगे। तो उससे पहले फिर अब एक लिबैक का क्विज़ दे दें, जो कि आपका कितना नंबर का क्विज़ होगा अभी फराज? क्विज 4 होगा सर। 4 क्विज क्विज़। 4। जी सर। अच्छा, मैं सुना 3 क्विज़ हैं मेरे हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी 3 हो गए हैं ना हमारे, तो 4 था वो होगा। अभी कोई स्टूडेंट पूछने लगा था। एक मिनट, ये कंफर्म जो है वो होना चाहिए कितने हैं, क्योंकि कम से कम 4 क्विज जो हैं वो इस बार रिक्वायरमेंट है 4 क्विजेस की। तो अगर क्विज जी 4 सर, से 3 क्विज और 3 असाइनमेंट हमारे मॉडल पे हो चुके मॉडलिंग पे कितनी, मैं मॉडलिंग भी चेक करने लगा था अभी।
हाँ मोहल्ले में कितनी होगी जी हैं? सर। तो 3 क्विज और 3 असाइनमेंट्स। हाँ देखिए ना, 3 और 3 है ना, ये तो मिनिमम है। अब असल में नहीं, ये मिनिमम भी नहीं है ना, 3 और 3 जो होते हैं ये आम प्रीवियस सेमेस्टर तक की पॉलिसी थी। इस सेमेस्टर में हमने मीटिंग की थी शुरू में, तो हमने ये फैसला किया था कि हम कम से कम 5 या 6 कोई और असाइनमेंट्स लेंगे, 6 उससे ये होगा कि हमने कम से कम 4 और 4 मार्क करनी है। 4 क्विज 4 असाइनमेंट्स मार्क करेंगे, और 5 या 6 लेंगे तो फिर स्टूडेंट्स की बेस्ट एक्टिविटीज़ भी पॉसिबिलिटी होगी लेने की। अदरवाइज अगर 4-4 होते हैं तो वो तो एब्सोल्युटली चारों के चारों मार्क लग जाने हैं उसके, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगी फिर। तो इसलिए तो जो है ना, कामरान ये साहब 2 वीक्स जो है ना हमारे बीच में। तीन, जी जी बोले। जैसे कामरान साहब के भी हमारे 3 3 ही हुए, तो इस दफा उन्होंने एक और रख लिया, मतलब उनके भी 4 4 ही हो रहे हैं इस वीक, उनके भी हैं एक क्विज हाँ और एक असाइनमेंट। सर, तो मिनिमम है ना, 4-4 तो हमने मिनिमम लेने ही लेने हैं, क्योंकि इस जी बार सर। हमने मार्क भी जी चार सर। चार करते हैं। तो 4-4 तो सभी लोग लेंगे, लेकिन अगर आप जी चाह सर। रहे हैं कि कोई स्टूडेंट्स ने कोई एक आध कोई मिस किया है, तो उसकी वजह से एक आध जो है ना वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी रख ली जाए, ताकि बाकी स्टूडेंट जो उसको अटेम्प्ट करेंगे उनके प्रीवियसली मार्क में से एक्टिविटीज़ में से बेस्ट बेस्ट काउंट हो जाएंगी। और अगर जी सब किसी ने सारे जो हैं वो अटेम्प्ट कर दी हैं तो बेस्ट एक्टिविटीज़ काउंट हो जाएंगी, और अगर मिस कर दी है तो चलो वो एक्टिविटी उसकी कंपनसेट कर लेगी वहाँ पे। और इस वजह से मैं तो कह सर रहा हम एक फिर इस वीक रख लेते हैं था। और एक हाँ फिर नेक्स्ट वीक में रख लेंगे। हाँ, यही मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 वीक्स जो है ना, इससे पहले तो दोनों वीक में एक एक एक्टिविटी रख लेते हैं, जिनकी तो पूरी है। जी और सर। पूरी होने का मतलब है 4-4 हैं, तो वो तो बेशक एक्स्ट्रा वाली एक्टिविटी ना करें, लेकिन अगर किसी की कोई एक्टिविटी कम है तो मिस है कोई, तो वो आप लाजमी कर लें फिर। तो इस वीक का मुझे बता दें टाइम, ताकि ना मैं एक एक्टिविटी ट्यूसडे बेटर है फिर। कर लूँ। ट्यूसडे को 8 बजे का ही ठीक है, फिर पहले भी उस 2 दफा उसी टाइम पे दिया हाँ होगा। बिल्कुल सही है। हाँ, और शाम में 6 से 7 के दरमियान में मैं रख दूंगा फिर एक्टिविटी उसकी। जी सर, वो शाम के टाइम पे ऑलमोस्ट सारे फ्री होते हैं, आजकल वैसे भी हाँ सर छुट्टियां ही हैं। हाँ, अब तो छुट्टियां भी हैं आजकल। हाँ जी, तो शाम का टाइम ठीक है, 6 से 7 बजे के दरमियान। ठीक है, चलो ठीक है। 6 से 7 के दरमियान, चलें ठीक है। और एक असाइनमेंट अस्सलाम कुछ वालेकुम सर। मेरा ख्याल सर है मैंने असाइनमेंट का भी सारे कर दीजिए। लेक्चर्स हो गए हैं। असाइनमेंट का भी कर देना, अब हाँ क्योंकि ऐड असाइनमेंट कर देना। करनी है। हाँ जी, असाइनमेंट भी एक करनी है, ठीक है। इस वीक में मैं ना आपकी चौथी क्विज और चौथी असाइनमेंट मैं अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि ये तो ज़रूरी है ना, ये तो आपकी मिनिमम उसकी हैं एक्टिविटीज़ जो आपने करनी है।